अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के लिए आसानियां बांटते रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल की जॉब से मुतालिक जो इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा सवालात पूछे जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यूज गल्फ कंट्रीज के हों या फिर पाकिस्तान के हों या फिर किसी भी कंट्री के हों, और चाहे वो जॉब इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट की हो, टेक्नीशियन की हो या फिर इंजीनियर की पोस्ट की हो, आज की इस वीडियो में मैं उनमें से सिर्फ 15 ऐसे सवालात जो हैं वो उनका आपके सामने खुलासा करने वाला हूं, उनका इहाता करने वाला हूं, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकल की फील्ड में ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं, जिनमें मेरी इलेक्ट्रिकल की एजुकेशन और इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ भी शामिल है। तो इन 15 सालों में मैंने बहुत ज्यादा इंटरव्यूज दिए भी हैं, लिए भी हैं, और इन तमाम चीजों से मैंने जो निचोड़ निकाला है वो ये है कि ये जो 15 सवालात हैं ये हमेशा सबसे ज्यादा जो है वो कोई भी इंटरव्यू लेने वाला पूछता है इलेक्ट्रिकल से मुतालिक, और मेरे ख्याल से इन 15 सवालात की मदद से किसी भी इंसान का तेल पानी चेक किया जा सकता है कि उसको इलेक्ट्रिकल के बारे में कितनी नॉलेज है। तो मैं इस वीडियो को प्यारे दोस्तों 3 हिस्सों में कैटेगराइज करूंगा, डिवाइड करूंगा, यानी कि 3 पोर्शन बनाऊंगा, जिसमें सबसे पहला पोर्शन है वायरिंग से रिलेटेड, चाहे वो डोमेस्टिक वायरिंग हो या फिर इंडस्ट्रियल वायरिंग हो, यानी कि 5 सवालात जो है वो वायरिंग से रिलेटेड होंगे, 5 जो है वो इंडस्ट्रियल मशीन से रिलेटेड होंगे, जैसे कि इंडस्ट्री में मशीन वगैरह काम करती हैं तो उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आखिर में जो सवालात होंगे वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और टफ किस्म के होंगे, जिनको आप सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करके जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब इसमें एक तो होते हैं आम नॉर्मल जो है वो बेसिक क्वेश्चन, जैसे करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। मैं इन सवालों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि काफी मुश्किल होते हैं एक आम बंदे के लिए, खासतौर पे फ्रेश कोई भी जो डिग्री होल्डर होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो या फिर एसोसिएट इंजीनियरिंग की हो। सबसे पहले बात करते हैं जनाब कैटेगरी नंबर 1 की, यानी कि वायरिंग से रिलेटेड, जिसमें जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है जी वो ये है कि ये जो सर्किट ब्रेकर होता है, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जब कहीं भी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर तो हमें पता है कि भाई ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाता है, लेकिन जब किसी इंसान को शॉक लगता है तो क्या फिर भी ये ब्रेकर ट्रिप करता है या नहीं। अब यहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है, भाई ब्रेकर ट्रिप करेगा या नहीं करेगा। तो इसका जवाब है जी बिल्कुल नहीं। जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है जी एमसीबी, ये इंसान को शॉक लगने के ऊपर काम नहीं करता, बल्कि इसकी काम करने के लिए सिर्फ 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 ओवरलोड और नंबर 2 शॉर्ट सर्किट। जब भी इसकी कैपेसिटी से ज्यादा इसमें से करंट फ्लो करेगी तो फिर ये ट्रिप कर जाएगा, और अगर कभी ऐसा होता है कि वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर भी ये ट्रिप कर जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, भाई वो कौन सा ब्रेकर है जो कि अगर आप वायरिंग में लगा दें, चाहे इंडस्ट्री में चाहे घर में, तो फिर किसी भी इंसान को शॉक लगने के ऊपर वो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। तो उसका नाम है जनाब RCCB, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इनकी बेसिकली बेसिक जो है वो 4 इकसाम होती हैं, MCB, MCCB, RCCB और ELCB। सबसे पहला है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB, जो कि 100 एम्पेयर तक की रेटिंग में आता है, और इसको अमूमन जो है वो नॉर्मली डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसकी रेटिंग कम होती है। इसके बाद एक होता है MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसमें और MCB में डिफरेंस ये है कि ये जरा हैवी ड्यूटी किस्म का सर्किट ब्रेकर होता है, और इसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर करंट बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन 200 एम्पेयर तक, लेकिन ये भी इंसान को शॉक लगने के ऊपर जो है वो ट्रिप नहीं करता। उसके लिए अलग से 2 ब्रेकर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और दूसरे को कहते हैं जनाब हम ELCB, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इन दोनों का काम यह है कि जब भी किसी इंसान को शॉक लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली करंट की लीकेज को डिटेक्ट करके फौरन से ट्रिप कर जाएंगे। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्थ लीकेज ब्रेकर होता है ELCB, ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसके लिए घर में अर्थिंग का होना जरूरी है और इसकी अर्थ वायर भी इसके साथ कनेक्ट करना जरूरी है, जबकि जो RCCB होता है इसके लिए अर्थिंग होनी जरूरी नहीं है, ये जस्ट आप फेज और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करके चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो सबसे ज्यादा वायरिंग में मेरे लिहाज से पूछा जाता है, और वो है जी मैगर के बारे में। व्हाट इज मैगर? मैगर क्या चीज है? तो मैगर प्यारे दोस्तों एक ऐसा इलेक्ट्रिकल टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी मशीन की, किसी भी केबल की या फिर इंसुलेटर्स की इंसुलेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं, या फिर इसके अलावा किसी भी मोटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसका, और या फिर जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उसका ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली ये एक मेगा ओहम मीटर होता है जिसके अंदर एक छोटा डीसी जनरेटर फिट होता है, जिसको आप हाथ से मूव करते हैं तो वो डीसी वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करता है, और उन डीसी वोल्टेजेस से जो करंट प्रोड्यूस होती है
उससे आप ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप केबल्स की, इंसुलेटर्स की, या फिर मोटर की जो इंसुलेशन की रेजिस्टेंस होती है उसको भी चेक कर सकते हैं। मैगर के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको शौक है तो आप डिटेल में उसको समझना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तीसरा सवाल होता है, छोटा सा है, वो ये है कि फ्यूज में और ब्रेकर में क्या डिफरेंस है। तो ये बड़ा छोटा सा डिफरेंस है जी, और वो है इसके ऑपरेटिंग टाइम का। फ्यूज का जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 0.1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, और जो सर्किट ब्रेकर होता है इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है 0.01 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सर्किट ब्रेकर है ये फ्यूज से ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा जल्दी ट्रिगर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि वायरिंग से रिलेटेड पूछा जाता है जी, वो ये है कि आपने केबल्स, जो तारें होती हैं बिजली की, इनके नाम सुने होंगे जी। कुछ तारें होती हैं 329, 729, 736, 744, इस तरह से, और एक केबल्स होती हैं जो जिनको हम कहते हैं जी ये 1.5 mm है, 2.5 है, 4 mm है, 6 mm है, 10 mm है। तो ये mm वाली केबल्स कौन सी होती हैं और ये 736, 744 ये कौन सी केबल्स होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस बताएं जी। अब इनमें डिफरेंस प्यारे दोस्तों ये है, आपने गौर से सुनना है कि आज से तकरीबन कोई 225 साल पहले सन 1790 में मीट्रिक सिस्टम जो है वो दुनिया में दरियाफ्त किया गया था। ये सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक 2 सिस्टम्स जो है वो दुनिया में ये जो यूनिट्स का निज़ाम है इसके पाए जाते हैं, एक इंपीरियल सिस्टम है और दूसरा मीट्रिक सिस्टम है। तो मीट्रिक सिस्टम के अंदर तारों के लिए 2 किस्म के जो गेजेस हैं वो यूज किए जाते हैं। एक को हम कहते हैं SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, और दूसरा होता है AWG यानी कि अमेरिकन वायर गेज। अब ये जो कहा जाता है ना कि ये 729 की तार है, इसका मतलब ये होता है कि उस तार के अंदर 7 जो है वो कंडक्टर्स हैं और 0.029 इसका इंचेस में डायमीटर है। अब ये 29 नहीं है, ये 0.029 है, यानी कि इंचेस के अंदर डायमीटर है। और इसी तरह से जब मैं कहता हूं 2.5 mm, तो इसका मतलब है कि उसका मिलीमीटर के अंदर जो डाया है वो 2.5 है, यानी कि एक ही तार है, अगर आप उसके डाया को मिलीमीटर में कैलकुलेट करेंगे तो वो 2.5 बनता है, और अगर आप उसको इंच में कैलकुलेट करें तो वो 0.029 बनता है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं जी 736, तो 736 का मतलब यह है कि उस एक कंडक्टर का डाया इंचेस में 0.036 है, जबकि अगर मिलीमीटर में उसको कन्वर्ट किया जाए तो वो तकरीबन 4 mm बनता है। तो तार एक ही होती है, केबल एक ही होती है, लेकिन फर्क यह है कि अगर आप स्टैंडर्ड वायर गेज के हिसाब से उसका डाया देखेंगे तो वो इंचेस में होगा, और अगर आप अमेरिकन वायर गेज के हिसाब से यानी कि AWG में उसका डाया देखेंगे तो वो मिलीमीटर यानी कि mm में होगा। बस इतना सा डिफरेंस है। इसके अलावा वायरिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन किया जाता है कॉमन सेंस से रिलेटेड, वो ये है कि जी अर्थिंग में और ग्राउंडिंग में डिफरेंस बताएं जी, इन दोनों में क्या फर्क है। हालांकि कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें इसको अर्थिंग कहते हैं, और जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें उसको ग्राउंडिंग कहते हैं। एक ही चीज के दो नाम। अब आ जाए प्यारे दोस्तों दूसरी कैटेगरी के अंदर, जो कि इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन्स इस्तेमाल होती हैं, मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, उनसे रिलेटेड हैं। और इनमें जो ज्यादा सवाल मेरी नजर में पूछा जाता है वो है जी स्टार डेल्टा स्टार्टर के मुतालिक, कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या चीज है। उसका जवाब यह है जी कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसको जब स्टार्ट किया जाता है तो उसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी जो स्टार्टिंग करंट है वो बहुत ज्यादा होती है। उस स्टार्टिंग करंट को इब्तदाई जो लम्हात होते हैं उसमें लिमिट करने के लिए 4 किस्म के स्टार्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें एक है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, प्राइमरी रेजिस्टर टाइप स्टार्टर, DOL स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर बेसिकली एक स्विचिंग असेंबली है, एक स्विचिंग ऑपरेटर्स है, जिसकी मदद से हम मोटर की स्टार्टिंग करंट को लिमिट करते हैं। पहले उसको स्टार में चलाते हैं और जब वो अपनी रेटेड स्पीड पे पहुंच जाती है तो फिर उसको डेल्टा में शिफ्ट कर देते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको शौक है तो वो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा सवाल है जी वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये मुझसे भी पूछा गया था तकरीबन कोई 8-10 साल पहले, मुझे याद पड़ता है। सवाल ये था जी कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है, अब वो जो बंदा सवाल पूछने वाला था उसने बड़ी टेक्निक से सवाल पूछा। उसने कहा जी एक ट्रांसफार्मर है और उस ट्रांसफार्मर के टोटल लॉसेस 5% है। आप ये बताएं कि जो उसके फ्रिक्शन लॉसेस होंगे वो टोटल लॉसेस का कितने % होंगे। अब यहां पे बंदा गैस करना शुरू कर देता है कि 1% है, 2% है, लेकिन इसका जवाब ये है जी कि ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉसेस होते ही नहीं है, क्योंकि वो एक स्टैटिक डिवाइस है। जितनी भी जो मशीन्स होती हैं, मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर भी कर लें, ये जो 3 फेज मशीन्स हैं, इनके अंदर बेसिकली 3 किस्म के टोटल लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस। तो जो मोटर और जनरेटर है इसके अंदर कॉपर और आयरन और फ्रिक्शन तीनों होते हैं, क्योंकि वो मूवेबल होती हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसके अंदर कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, तो इस वजह से ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉसेस 0 होते हैं, नहीं होते।
इसी तरह से ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक और सवाल किया जाता है जी कि एक ट्रांसफार्मर की इनपुट के ऊपर फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज, आप ये बताएं कि उसकी आउटपुट के ऊपर, सेकेंडरी के ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका जवाब है जी सेम होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, जितनी इनपुट पे आ रही होती है उतनी आउटपुट पे दे देता है, जस्ट वोल्टेज को अप डाउन करता है। एक और मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो कि मशीन से रिलेटेड पूछा जाता है कि एसी और डीसी मोटर में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सी मोटर है, यानी कि एसी मोटर जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है या फिर डीसी मोटर ज्यादा पावरफुल होती है। तो इसका जवाब है जी एसी मोटर। इसी वजह से जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब के अंदर मैक्सिमम जगहों के ऊपर जो है वो 3 फेज एसी मोटर को ही इस्तेमाल किया जाता है। डीसी मोटर को बहुत कम जगहों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, मां सिवाय डीसी सीरीज मोटर के, क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग टार्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसी वजह से उसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, यानी कि जो रेलगाड़ियाँ, ट्रेन्स, लोकोमोटिव्स वगैरह बिजली पे चलती हैं तो वहाँ पर डीसी सीरीज मोटर को इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो एसी और डीसी दोनों किस्म की मोटर्स में से 3 फेज एसी मोटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। एक और क्वेश्चन किया जाता है जी कि सेफ्टी से रिलेटेड, वो ये है कि इलेक्ट्रिकल जो फायर होती है, बाद स्टैंडर्ड में उसको ई टाइप फायर भी कहते हैं, क्योंकि फायर्स की आपको पता है क्लासेस हैं। जो लकड़ी और कागज और गत्ते, घास फूस से जो आग लगती है उसको ए क्लास फायर कहते हैं। जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं जैसे ऑयल्स हैं उनसे जो आग लगती है उसको बी क्लास फायर कहते हैं। गैसेस से लगने वाली आग को सी टाइप कहते हैं। इसी तरह से जो मेटल फायर होती है उसको डी टाइप कहते हैं और जो इलेक्ट्रिकल फायर है उसको ई टाइप फायर कहते हैं। तो ई टाइप जो फायर होती है, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगती है, उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। इसका जवाब है जी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके ऊपर भी मैं बरकत के लिए वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको शौक है तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल है जी, वो ये है कि जो ग्रिड स्टेशन होता है, ग्रिड स्टेशन का जो यार्ड होता है, जो एरिया होता है जहां पे बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं, टावर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर और ट्रांसमिशन लाइन जारी होती हैं, उस यार्ड का जो फर्श होता है वहां पर शायद आपने देखा हो कभी ग्रिड स्टेशन, तो मोटे मोटे पत्थर डाले जाते हैं, बजरी डाली जाती है। तो उसकी क्या वजह है? इसका जवाब यह है जी कि इसके अंदर 3 अदर टर्म्स इस्तेमाल करते हैं हम, स्टेप पोटेंशियल, टच पोटेंशियल और वोल्टेज ग्रेडियंट। स्टेप पोटेंशियल ये होता है कि फर्ज कर लें कि ग्रिड स्टेशन के अंदर एक आदमी काम कर रहा है, क्योंकि वर्कर्स वहां पे काम कर रहे होते हैं, तो अगर कोई बंदा वहां पर मौजूद है और किसी चीज में फॉल्ट आ जाता है, कोई पोल शॉर्ट हो जाता है या फिर कोई वायर ऊपर से टूट के गिर जाती है जिसमें लाखों वोल्टेज ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब वो जमीन पे गिरेगी तो उसका जो वोल्टेज ग्रेडियंट बनेगा, जो दायरे बनेंगे वो काफी दूर तक जाएंगे और अगर कोई आदमी उसकी जद में आ जाता है तो उसका जिस्म मफलूज हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। तो अगर एक पोल शॉर्ट हो गया है और एक आदमी उससे 5 मीटर के फासले पे खड़ा है, तो अब ये जो 5 मीटर फासला है जी, इसको कहते हैं टच पोटेंशियल। अब जितना ये टच पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो आदमी दूर खड़ा होगा, उतना उसके बचने के चांसेस ज्यादा होंगे, और अगर वो करीब है तो इतना उसके बचने के चांसेस कम होंगे। और इसी तरह से उसके अपने जो दोनों पांव हैं उनका जो दरमियानी फासला है उसको कहते हैं हम स्टेप पोटेंशियल। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह के हादसा से बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो यार्ड की जमीन है उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर डाल दिए जाते हैं, ताकि अगर कोई वायर कभी गिरती है टूट के तो उसके बाद वो सारे के सारे जो वोल्टेज हैं, जो चार्ज है, वो जमीन में डिफ्यूज हो जाए, ताकि जो करीब खड़े हुए इंसान हैं उनकी जान बच जाए। ये प्रॉपर एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है जिसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बाकायदा पढ़ाया जाता है। उसको हम कहते हैं PSA, पावर सिस्टम एनालिसिस। और ये मैं आपको इसकी बुक भी दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे दुनिया में राइटर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर कलम कुशाई की है। ये इसका 2nd एडिशन है। तो अगर आपको शौक हो तो आप पढ़ सकते हैं इस तरह की बुक्स, नहीं तो फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाने वाला हूँ। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, वो ये है कि पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या चीज़ है? पावर फैक्टर प्यारे दोस्तों, 2 किस्म की जो पावर्स होती हैं, एक्टिव और एपरेंट पावर, उनके दरमियान में रेशियो को कहते हैं। एक वो पावर होती है जो हम किसी चीज को प्रोवाइड करते हैं, उसको कहते हैं अपेरेंट पावर, VA। एक वो होती है जो कि वो इस्तेमाल कर लेता है, उसको कहते हैं एक्टिव पावर यानी कि वाट, और बाकी जो जाया कर देता है उसको हम रीएक्टिव पावर का नाम देते हैं। तो ये जो इस्तेमाल शुदा पावर है और जो आपने प्रोवाइड की है पावर, इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है इसको पावर फैक्टर कहते हैं, जिसको cos फाई भी कहते हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री के बिजली के बिल के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री में 90% जो लोड है वो इंडक्शन मोटर्स पर मुश्तमिल होता है या फिर और जो मोटर्स होती हैं। तो मोटर्स की वजह से इंडस्ट्री का पावर फैक्टर लैग कर जाता है, गिर जाता है, उस वजह से करंट इंक्रीज हो जाती है, पावर ज्यादा हो जाती है और बिल ज्यादा आता है। तो पावर फैक्टर को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक बड़ी मक्खन किस्म की वीडियो बना चुका हूं। आप लोगों ने बड़ी जो है वो उस पर मोहब्बत दी है, काफी लोगों को उससे फायदा हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद है जनाब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अक्सर जो है वो इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है, वो ये है कि पाकिस्तान में बिजली की जो फ्रीक्वेंसी है
ये 50 हर्ट्ज है और अगर इसको 60 कर दिया जाए तो क्या होगा? 50 क्यों है, 60 क्यों नहीं है? या वोल्टेज जो है ये 220 या 230 क्यों है जी, 500 क्यों नहीं है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी किए जाते हैं। तो इसका जवाब प्यारे दोस्तों छुपा है तारीख के अंदर। दुनिया में सबसे पहला पावर प्लांट सन 1881 में बनाया गया था और उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो ब्रिटिश राज था। तो ब्रिटिश राज के दौरान भी इंडिया के अंदर दो पहले पावर हाउसेज जो है वो बनाए गए और उस वक्त उनका जो रेटिंग थी पावर की, यानी कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की, वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज रखी गई थी। तो उसके बाद जब 1947 में जो है वो पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग दो मुल्क बन गए तो इन दोनों के अंदर फिर यही निज़ाम राज हो गया, क्योंकि उस वक्त जितना भी जो आगे मुल्क का लोड चल रहा था वो सारा इसी के ऊपर डिजाइन था। तो इसीलिए आज तक हमारी जितनी भी जो डिवाइसेस हैं वो चूंकि 50 हर्ट्ज के ऊपर डिजाइन है, तो हमारे जो पावर प्लांट हैं वो भी वही चल रहे हैं। आज की डेट में अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को 50 से 60 कर दें तो चूंकि हमारी जो डिवाइसेस हैं वो 50 के ऊपर डिजाइन है, तो वो 60 के ऊपर जो है वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं होंगी। ये सारी जो बहस है ये मैंने बड़ी डिटेल में एक वीडियो के अंदर समझाई है, वो वीडियो भी आप उसूल बरकत के लिए देख सकते हैं, आपके इल्म में यकीनन इजाफा करेगी। इसी तरह से जनाब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर्स के ऊपर जो है वो उसकी जो रेटिंग है, जो उसकी पावर है, वो हमेशा केवीए में लिखी होती है। जैसा कि ये 50 केवीए का ट्रांसफार्मर है, ये 100 केवीए का है, ये 200 केवीए का है। जबकि हमारी जो होम अप्लायंसेस होती हैं, घरों में जो हम बिजली की अशिया इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो रेटिंग होती है वो हमेशा वाट में होती है। जैसे कि ये 100 वाट का बल्ब है, ये 25 वाट का एनर्जी सेवर है, ये 2000 वाट की मोटर है, ये 1000 वाट का फ्रिज है। तो आखिर ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो हमेशा केवीए में क्यों होती है? तो इसका जवाब जानने के लिए प्यारे दोस्तों आपको पावर फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत होना चाहिए, जो कि मैं अपनी जो पिछला सवाल है उसके अंदर जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। और मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है वो पर्टिकुलर एक वीडियो भी बना चुका हूं जिसको आप जो है वो ब्रीफली देख सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ मुख्तसरन बता देता हूं कि ऐसी तमाम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो कि बिजली को कंज्यूम करती हैं, इस्तेमाल करती हैं, या फिर उनका अपना पावर फैक्टर होता है, उनकी जो पावर है जनाब वो होती है हमेशा वाट के अंदर। और ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कि बिजली को या तो सिर्फ पैदा करती हैं या फिर सिर्फ कंट्रोल करती हैं, जैसा कि ट्रांसफार्मर बिजली को कंट्रोल करता है, इसका अपना कोई पावर फैक्टर नहीं होता, बल्कि पावर फैक्टर हमेशा लोड की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि लोड रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है या फिर कैपेसिटिव है। और दूसरी तरफ जनरेटर को देख लें, अल्टरनेटर जो कि बिजली को पैदा करता है, उसका भी अपना कोई पावर फैक्टर नहीं होता। तो इसी वजह से अल्टरनेटर की और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है प्यारे दोस्तों, जो इसकी पावर है वो हमेशा वीए में होती है, जिसका बड़ा यूनिट केवीए है। मजीद अगर आप इस चीज को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों आखिर में कुछ दोस्तों का ये सवाल होता है, भाई हमने इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो उसके लिए हमें कोई किताब सजेस्ट करें, कोई बुक बता दें जिससे हम इंटरव्यूज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो या टेस्ट की तैयारी कर सकें। तो देखें उसमें अब दो चीजें हैं, एक तो है इंग्लिश की बुक्स जो कि काफ़ी सारी हैं, इनमें से तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब आप कहते हैं जी कि उर्दू में हमें कोई बुक रेफर करें जिससे हम तैयारी कर सकें। तो प्रॉब्लम यह है कि उर्दू जुबान में पाकिस्तान में जितना भी लिटरेचर टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखा गया है वो सारा आउटडेटेड है, यानी कि 10 साल 15 साल 20 साल पहले। इवन मैं आपको बताऊं तो आज से कुछ साल पहले एक टेक्निकल कॉलेज में मुझे एज ए एक्सटर्नल एग्जामिनर बुलाया गया, वाइवा जो लेते हैं टीचर्स। तो वहां पर मैंने एक स्टूडेंट से क्वेश्चन किया कि आप ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाएं, तो वो परेशान हो गया, भाई ये क्या पूछ लिया। तो फिर थोड़ी देर बाद जो उनके इंटरनल एग्जामिनर थे उन्होंने वही क्वेश्चन रिपीट किया और उन्होंने कहा जी ट्रांसफार्मर की अलामत बनाओ, तो उसने फौरन ड्रॉ कर दी। तो अब मैं कंफ्यूज, भाई ये इतने पुराने दौर में रह रहे हैं कि सिंबल और अलामत का जो फर्क है वो भी मतलब हैरत की बात है। इसी तरह से मुझे अभी आगे पता चला है एक उर्दू की किताब पढ़ने के बाद कि इंडक्शन जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको उर्दू में यक कमाली मोटर कहते हैं। तो ये सिचुएशन है, तो इसलिए कोशिश करें कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप इंग्लिश में ही पढ़ें तो बेहतर है। उर्दू में जितनी भी आपको बुक्स मिलेंगी वो सारी की सारी जो है या तो पुरानी होंगी, उसके अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल की गई होंगी, या फिर वो जो डाटा होगा, जो लिटरेचर होगा वो भी पुराना होगा। तो वक्त के साथ साथ इंसान को ग्रो करना चाहिए, अपने जो इल्म है, जो नॉलेज है, उसको भी इंप्रूव करना चाहिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताए हैं ये अक्सर जो है वो इंटरव्यूज के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने जरूरी समझा कि आपके सामने गोश गुजार करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बहस सुनने के बाद जो है वो आपके इल्म में यकीनन काफी इजाफा हुआ होगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इन सारी चीजों को ब्रीफली अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं इनके ऊपर अलग से वीडियोस भी पहले अपलोड कर चुका हूं, मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। आप वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियोस जो है वो डिटेल में सुकून से बैठ के दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।